जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने टॉप 50 वैसे प्रश्नों को लिए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं। आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम पहला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, स्वेज नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। स्वेज नहर पे किसका आधिपत्य है? तो यह मिस्र देश का कंट्रोल पूरी तरह से है। स्वेज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर पे जो पोर्ट है वह उत्तरी पोर्ट है, याद रखिएगा, वह उसका नाम है सईद पोर्ट। और जो दक्षिणी पोर्ट है जो लाल सागर में स्थित है, जिसका नाम है स्वेज पोर्ट। याद रखिएगा, उत्तरी पोर्ट का नाम है सईद पोर्ट और दक्षिणी पोर्ट का नाम है स्वेज पोर्ट। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्वेज नहर की? तो याद रखिएगा, गांधी जी का जन्म से याद रखिएगा कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ था। तो उसी साल स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 56 में हुआ था। 2 डेट याद रखिएगा, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था और 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो कि एक मलयालम कवि थे। मलयालम साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह कब दिया गया था उन्हें? तो 1965 में दिया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले मुगल शासक कौन थे? तो 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर का माँ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जहांगीर का माँ का नाम था जोधाबाई। और शाहजहां एक शासक थे जिनके माँ का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां और जहांगीर यह राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाए थे? तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक चंदन की लकड़ी नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन में दिया रहता है कि कौन से पहाड़ी में सर्वाधिक चंदन पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में। और सर्वाधिक चंदन का लकड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह कर्नाटक का लकड़ी प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन में दिया रहेगा पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सोनार में जो सोनार लगाया जाता है पनडुब्बी में, तो वे भी परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पानी उबलता है तो इसका तापमान समान स्थिर रहता है। याद रखिएगा, जब पानी खौलता है पूरी तरह से, जिसको हम उबलना कहते हैं, जब खौलता है तो इसका तापमान क्या रहता है? स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यह नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1911 से लेके 1921 के जो दशक चला था उसमें भारत का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था। याद रखिएगा इस कीवर्ड के द्वारा कि 1911 और 1921 के दशक में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। कब से कब तक? तो 1914 से लेकर 1918 तक, जिसके वजह से ही जनसंख्या वृद्धि दर भारत में घट गया। इस कीवर्ड के द्वारा याद रखिएगा, ये मेन रीजन नहीं है, लेकिन इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं 1911 और 1921 के दशक में भारत का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है सेंसेक्स से ही कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत का वैसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक था? तो याद रखिएगा, वह राज्य का नाम है नागालैंड। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, क्रोन डेनमार्क देश की मुद्रा है। पूछा जाता है कि डेनमार्क देश की करेंसी का नाम क्या है? तो क्रोन हमारा याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, जिसपे किसका आधिपत्य है? डेनमार्क का। डेनमार्क देश की राजधानी का नाम क्या है? तो कोपेनहेगन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पादप में जो भोजन संचित रहता है उसे हम मंड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पादप में जो भोजन संचित होता है उसे मंड के नाम से जानते हैं।
फसलों पर लगने वाले कीट की अवस्था को क्या कहते हैं? जो फसल पे जो कीट लग जाता है उस अवस्थे को हम इमेगो कहते हैं। याद रखिएगा, इमेगो अवस्था होता है जिसमें फसल का कीट जो होता है फसलों पे लगते हैं। और आहार श्रृंखला के ऊर्जा स्तर को ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल कहते हैं आहार श्रृंखला के ऊर्जा के स्तर को। अगला प्रश्न हमारा दोस्त यह है, शिवाजी के विदेश मंत्री को किस पद के नाम से जानते थे? तो शिवाजी के विदेश मंत्री के पद को सुमंत के नाम से जानते थे। और पेशवा जो कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता था और सुमंत होता था विदेश मंत्री। शिवाजी के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। याद रखिएगा, अष्टदिग्गज या अष्टदिग्गज रहते थे। और अष्टप्रधान कहाँ रहते थे? तो कृष्णदेव राय जी के दरबार में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे? तो भारतीय संविधान को अपने सुलेखन से लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को लिखने का कार्य कौन किए थे? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। यह नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, 100% जनधन योजना कवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% जनधन योजना कवर करने वाला राज्य है? तो वह हमारा तेलंगाना राज्य है। हमारा राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय गान जो हमारा जन गण मन है वो सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में आया था। और किस चीज़ के नाम से? तो भारत भाग्य विधाता के शीर्षक नाम से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं साथियों, भारतीय संसद की शुरुआत जन गण मन से होता है और भारतीय संसद का समापन वंदे मातरम से होता है। याद रखिएगा, शुरुआत जन गण मन राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से वंदे मातरम से होता है। अगला प्रश्न, जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद 1911 में हुआ था। याद रखिएगा, जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद 1911 में किस नाम से? तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से हुआ था। अंग्रेजी अनुवाद जन गण मन का क्या है? तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिवेंद्रम और मदुरै के बीच में सीनकोट दर्रा है। याद रखिएगा, मदुरै और त्रिवेंद्रम के बीच में दर्रा का नाम क्या है? तो सीनकोट दर्रा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीनकोट्टा दर्रा इलायची पहाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, सीनकोट्टा दर्रा किस पहाड़ी में है? तो ऑप्शन में हमारा इलायची राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। यह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है जो कि दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी भी दोदा बेटा है। और गुरु शिखर किसकी चोटी है सर्वोच्च? तो यह अरावली पर्वत की है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। यह अवसादी पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ जेल में बंद कर दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अहमदनगर के किले के जेल था, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू जी को प्रथम बार बंदी कब बनाया गया था? हमें तो पता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बंदी बनाया गया था, लेकिन नेहरू जी को प्रथम बार कब बनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में यह उनको बंदी बना लिया गया था। अगला देखते हैं, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण अभी हमने देखा 1956 में किया गया था। उस समय मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो कर्नल नासिर के द्वारा 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे हम देखते हैं, प्रथम बार हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था और किन्हें दिया गया था? तो प्रथम बार हिंदी के विषय में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था और सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का एक पुस्तक था चितंबरा, उनके लिए हिंदी का साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रथम बार प्रदान किया गया था। इस भी पूछा जाएगा तो 1968। और पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था, जो सबसे पहले किसको दिया गया था? तो ये जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो कि एक मलयालम कवि थे। आगे हम देखते हैं साथियों, शाहजहां की माँ का नाम क्या था? तो हमने अभी देखा जगत गोसाई शाहजहां जी का माँ का नाम था। और एक जहांगीर थे जो कि राजपूत रानी के गर्भ से जन्म लिए थे, उनके माँ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा जोधाबाई, जो कि अकबर की पत्नी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों,
स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने कब लाया था? तो 1882 में लाया था। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और 1882 ईस्वी में यह रद्द कर दिया गया। और 1882 ईस्वी में ही लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्बर्ट बिल यह किसने लाया था? तो एल्बर्ट बिल भी यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि यह अशोक सम्राट ने कलिंग पे युद्ध किए थे। उसी समय से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। पूछा जाता है बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनको दीक्षा कौन दिए थे? तो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने सम्राट अशोक को अपनी दीक्षा दिए थे। और कलिंग युद्ध के समय वहाँ का राजा कौन थे? तो कलिंग के राजा का नाम नंदराज था। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के समय वहाँ के राजा का नाम था नंदराज। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू जी ने गुलामी की घोषणा पत्र कहा है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि नेहरू जी ने गुलामी का घोषणा पत्र किस अधिनियम को कहे थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है। याद रखेगा, इंडियन टेक्नोलॉजी डे 11 मई को और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को मनाते हैं। आगे हम देखते हैं, WHO ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया। तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है कब? तो 2014 में। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना किए थे। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना कब किए थे? तो 1868 में, जो कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया गणना किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, न्यू ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का पवित्र पुस्तक है। याद रखिएगा, न्यू ओल्ड टेस्टामेंट यह पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से। यहूदियों धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो इजराइल देश में है। अगला हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोरम का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 100 में कोरम का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 111 में क्या है? तो यह पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 100 है कोरम से संबंधित, अनुच्छेद 111 है पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूकारियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यूकारियोटिक की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकारियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बना होता है। यूकारियोटिक सेलुलोज के द्वारा और प्रोकारियोटिक की कोशिका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया? तो 1576 में अकबर ने मुगल साम्राज्य को बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और 1576 में ही मेवाड़ को भी युद्ध में अकबर ने जीता था। अकबर के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मानसिंह कर रहे थे। अकबर ने गुजरात विजय कब किया था? तो 1572 में किया था। याद रखिएगा, 1572 में गुजरात विजय और 1576 में मेवाड़ विजय और बिहार को भी विजय किए थे। अगला प्रश्न हमारा है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग आए थे। याद रखिएगा, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि फाहियान किन के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को ताई सेंग ने राजदूत बनाकर भेजा था। चीन के जो राजा थे ताई सुंग, उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग को राजदूत बनाकर भेजा था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ताई सुंग वे राजा थे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल की तरह है। लक्षद्वीप जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसका आकार कैसा है? तो घोड़े की नाल की तरह है। साथियों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये सभी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे दोस्तों। इन सभी को आप तैयार करके जाइएगा तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से ज़रूर लाभ होगी। धन्यवाद।